स्वागत है बुक पाथ हिंदी में। आज का अट्रैक्टिव समरी द साइकोलॉजी ऑफ मनी है, जो मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई है। यह बुक पैसे की मनोविज्ञानता पर टाइमलेस लेसन प्रदान करती है। इस समरी के अंत तक आप मूल्यवान जानकारियों से भरपूर होंगे। आज मैं आपको इस समरी में ऑथर के द्वारा बताए गए कुछ लोगों की कहानियां, कुछ लेसन्स और कुछ ऐसी पावर्स बताऊंगा जिससे आप मनी की साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। तो मॉर्गन हाउसल एक इन्वेस्टर और ऑथर हैं, और वो कोलैबोरेटिव फंड में पार्टनर भी हैं। उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए कई आर्टिकल लिखे हैं और 3 बुक भी लिखी हैं। तो चलिए आज उनकी एक बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इंटेंसिव लेसन्स में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे बुक पाथ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद कहता हूं। क्या आप एक शानदार महल चुनेंगे, या $3 बिलियन की फ्रीडम, या फिर एक बेहतरीन प्रतिष्ठा? क्या आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में पर्याप्त पैसा कमा लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति $84.5 बिलियन कैसे कमा सकता है? अगर ये सवाल आपके मन में घूमते हैं तो यह बुक आपके लिए है। यह न केवल धन को संचित करने के तरीकों को दर्शाती है, बल्कि यह भी समझाती है कि धन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव कैसे पड़ता है। जब ऑथर मॉर्गन हाउसल कॉलेज में थे तो उन्होंने लॉस एंजल्स के एक महंगे होटल में वैलेट के रूप में काम किया। वहां उन्होंने एक तेज दिमाग वाले युवा टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की, जिसने 20 साल की उम्र में पहले ही वाईफाई रूटर्स के लिए एक क्रिटिकल कंपोनेंट का पेटेंट करा लिया था। इस करोड़पति युवा ने कई टेक कंपनियां शुरू की और उन्हें बेचकर एक बड़ी संपत्ति एक्वायर्ड की। लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस के बावजूद वह पैसे के मैनेजमेंट में बहुत भाग्यशाली नहीं थे। वह कैश के बंडल्स लेकर चलते थे और किसी से भी बात करते समय इसे दिखाते थे। अक्सर नशे में वह अपने वेल्थ के बारे में बड़े बड़े दावे करते थे। एक दिन उन्होंने एक पार्किंग अटेंडेंट से कुछ नोटों को सोने के सिक्कों में बदलने के लिए कहा। अटेंडेंट ने $1000 के कई सोने के सिक्के लाकर दिए। उस युवा तकनीशियन ने उन सिक्कों को समुद्र में पत्थरों की तरह फेंक दिया। कुछ दिनों बाद होटल में एक लैंप तोड़ने के बाद, जिसकी कीमत $500 थी, पर उन्होंने गुस्से में $500 के बदले $5000 मैनेजर के चेहरे पर फेंक दिए। और आखिरकार एक ऐसा समय आया कि उसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और कंगाल हो गया। आइए कुछ और स्टोरी पर नजर डालते हैं। रोनाल्ड रीड्स स्टोरी। रोनाल्ड रीड एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने 25 साल एक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की और 20 साल तक जेसी पेनी में फर्श की सफाई की। 48 साल की उम्र में उन्होंने $1,12,000 में एक 2 बेडरूम का घर खरीदा और वहीं जीवन भर रहे। उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद उनका पसंदीदा शौक लकड़ी काटना था। रोनाल्ड ने अपने जीवन काल में $8 मिलियन की संपत्ति जुटाई, जिसमें से $2 मिलियन उन्होंने अपने सौतेले बच्चों को दिए और $6 मिलियन एक स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय को दान कर दिए। रोनाल्ड ने अपने पैसे को ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश किया और साल दर साल बचत की, बिना ब्याज निकाले। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के अंत तक $8 मिलियन की संपत्ति बनाई। यह दिखाता है कि वित्तीय सफलता केवल विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यवहार ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होता है। रजत गुप्ता स्टोरी। रजत गुप्ता, जो कोलकाता की झुग्गियों से उठकर मैकिन्जी के सीईओ बने, उनकी कुल संपत्ति 2008 में $100 मिलियन तक पहुंच गई थी। लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में शामिल होकर अरबपति बनने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग करके उन्होंने $17 मिलियन का लाभ कमाया और अंततः अपनी सारी संपत्ति खो दी और जेल गए। इस प्रकार पैसे की मनोविज्ञान हमें सिखाती है कि धन के प्रबंधन में व्यवहार का महत्व है। कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, धन कमा सकता है, लेकिन उसे सही व्यवहार और सतर्कता की आवश्यकता होती है। उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, शक्ति और आजादी। फिर भी लालच ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वह पर्याप्त की भावना से वंचित था। इस कहानी से हम 3 लेसन सीख सकते हैं। लेसन 1, सबसे हार्ड फाइनेंशियल स्किल्स है और अधिक धन इकट्ठा करने से बचना। अधिक शक्ति, अधिक शोहरत और अधिक पैसे की लालसा संतुष्टि से अधिक महत्वाकांक्षी होती है। एक समय ऐसा आता है जब आगे न बढ़ना पीछे छूटने जैसा महसूस होता है और आप प्रगति के लिए अधिक जोखिम उठाते हैं। आधुनिक पूंजीवाद 2 चीजों में उत्कृष्टता प्राप्त करता है:
धन उत्पन्न करना और लालच को बढ़ावा देना, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कब रुकना चाहिए। लेसन 2, सामाजिक तुलना समस्याग्रस्त है। एक फुटबॉल खिलाड़ी जो सालाना $5 लाख कमाता है वह समृद्ध दिख सकता है, लेकिन जब उसकी तुलना माइक ट्राउट से की जाए जिसकी $430 मिलियन की 12 साल की कॉन्ट्रैक्ट है, तो वह गरीब लग सकता है। एक हेज फंड मैनेजर जो सालाना $36 मिलियन कमाता है वह शीर्ष 10 हेज फंड मैनेजरों से कम प्रतीत हो सकता है जो कम से कम $340 मिलियन सालाना कमाते हैं, और वे $340 मिलियन कमाने वाले लोग शीर्ष 5 से कम प्रतीत हो सकते हैं जो $770 मिलियन कमाते हैं। इस सामाजिक तुलना की दीवार अनंत रूप से ऊंची है और आप कभी भी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जीतने का एकमात्र तरीका है प्रतिस्पर्धा न करें और मान लें कि आपके पास पर्याप्त धन है। लेसन 3, कुछ चीजें पैसे, शोहरत और शक्ति से अधिक मूल्यवान होती हैं। रजत गुप्ता ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में अपनी जेल से रिहाई के बाद कहा कि किसी को अपनी प्रतिष्ठा या उपलब्धियों से बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे अंततः महत्वपूर्ण नहीं होते। इस घटना ने उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने सीखा कि इसे बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। हालांकि वह गलत थे। प्रतिष्ठा अमूल्य होती है, स्वतंत्रता अमूल्य होती है, परिवार और दोस्त अमूल्य होते हैं, प्रेम प्राप्त करना और देना अमूल्य होता है, खुशी अमूल्य होती है। लेकिन इन सभी को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, अपनी सीमाओं को पहचानें, कब जोखिम उठाना है जानें, और जो आपके है वो वास्तव में पर्याप्त है ऐसा सोचें। चलिए अब मैं आपको एक अमीर बनने के पावर का नाम बताता हूं, और वो है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसके बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ युग क्यों होते हैं? यह घटना उसी तरह है जैसे निवेश में कंपाउंडिंग काम करती है, समय के साथ अपने पैसे को धीरे धीरे बढ़ाना। 19वीं सदी तक वैज्ञानिकों ने सहमति व्यक्त की थी कि पृथ्वी ने बर्फ युग का अनुभव किया है। एक तथ्य इतना स्पष्ट था कि इसे अक्सर अनदेखा किया गया था। हमारे ग्रह ने सिर्फ एक बर्फ युग नहीं देखा, बल्कि 5 देखा है, जिनकी तिथियों का हम अब सटीक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व को बर्फ से ढकने के लिए क्या करना पड़ता है? इसे पिघलाना और फिर से ढकना। यह चक्र 5 बार हुआ है। लेकिन बर्फ युग पहली बार में क्यों होते हैं? इसके कई सिद्धांत हैं। सर्बियाई वैज्ञानिक मिलुटिन मिलांकोविच ने 1900 के दशक की शुरुआत में अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों ने पृथ्वी की धुरी को प्रभावित किया। उन्होंने नोट किया कि पृथ्वी कभी-कभी सामान्य से अधिक झुकती है, जिससे सामान्य से अधिक सौर विकिरण प्राप्त होता है। पृथ्वी के गोलार्धों में बदलाव ने गंभीर ठंडक पैदा की, जिससे ग्रह मोटी बर्फ की परतों से ढक गया। रूसी मौसम विज्ञानी व्लादिमीर सीन ने इस सिद्धांत में जोड़ा कि असामान्य झुकाव ने ठंडी गर्मियों का कारण बना, जो जमा हुई बर्फ को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं थी, जिससे यह सर्दियों तक बनी रहती थी। इसी तरह वित्त में कंपाउंडिंग का सिद्धांत धन के धीरे धीरे संचय को संदर्भित करता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने वार्षिक वेतन का 10% एक इंडेक्स फंड में निवेश करना शुरू करते हैं, जिसमें 10% वार्षिक ब्याज दर है। अगले साल आपके पास आपके वेतन का 10% और उस राशि पर 10% ब्याज होगा। यदि आप इसे 2022 तक जारी रखते हैं, हर साल अपने वेतन का 10% जोड़ते हैं और 10% ब्याज प्राप्त करते हैं, और यदि आप अगले 10 वर्षों तक इस पैसे को नहीं निकालते हैं, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। जैसे बर्फ युग धीरे धीरे जमा हुई बर्फ के माध्यम से बना, कंपाउंडिंग की शक्ति धीरे धीरे धन को जमा करती है। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया और अर्जित ब्याज को कभी नहीं निकाला, जिससे यह कंपाउंड होता रहा। 89 साल की उम्र में उन्होंने 84.5 बिलियन की संपत्ति अर्जित की, जो उनके अनुशासन और 8 दशकों की कंपाउंडिंग का परिणाम था। यदि आप गणना करें तो बफेट ने अपना अधिकांश 84.5 बिलियन अपनी 50वीं एनिवर्सरी के बाद कमाया। यह कंपाउंडिंग का चमत्कार है। अमीर बनने के कई तरीके हैं, लेकिन अमीर रहने का केवल एक ही तरीका है। चलिए इसे 2 निवेशकों की कहानियों के माध्यम से सीखते हैं। जैसी लिवरमोर अपने समय के सबसे महान स्टॉक ट्रेडर्स में से एक थे। 1877 में जन्मे, जब दुनिया यह भी नहीं समझती थी कि कोई ट्रेडर हो सकता है। तब तक उन्होंने 30 साल की उम्र तक खुद को एक के रूप में स्थापित कर लिया था और 100 मिलियन कमा लिए थे।
1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश ने ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत की, एक ऐसा समय जब वॉल स्ट्रीट के स्टॉक ट्रेडर्स के आत्महत्या की कहानियां सुर्खियों में थीं। 29 अक्टूबर 1929 को जैसी की परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े थे और उसकी सास अंदर बैठकर रो रही थी। जब जैसी घर पहुंचा तो वह सदमे में था, लेकिन यह सदमा दिवालिया होने के कारण नहीं था। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसने स्टॉक मार्केट के गिरने पर दांव लगाया था और उसकी भविष्यवाणी सही निकली। वह रातों रात अरबपति बन गया, जबकि बाकी सब ने सोचा था कि स्टॉक की कीमतें बढ़ेंगी। जैसी ने भविष्यवाणी की थी कि वे गिरेंगी और उसने बड़ी जीत हासिल की। उस दिन अकेले में 3 बिलियन कमाए। लेकिन अब्राहम जर्मनस्की की कहानी अलग थी। अब्राहम एक धनी रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने 1920 के दशक में मिलियनियर बने। उन्होंने भारी दांव लगाया कि स्टॉक मार्केट बढ़ता रहेगा। मार्केट क्रैश के कुछ दिनों बाद अब्राहम गायब हो गए और उन्होंने अपनी जान ले ली। जैसी लिवरमोर की कहानी पर लौटते हैं। 1929 के क्रैश के बाद वह बहुत आत्मविश्वासी और अविनाशी हो गए और बड़े दांव लगाते रहे। वह हमेशा जीतने की सोचते थे, लेकिन 1933 तक उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया और कुछ दिनों बाद जैसी भी गायब हो गए और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। धन कमाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना दूसरी। पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम उठाना और आशावादी होना पड़ता है, लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए आपको विनम्र होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि आपका धन किसी भी समय गायब हो सकता है। जीवन अप्रत्याशित है। आप एक पल में शीर्ष पर हो सकते हैं और अगले में नीचे। अपने धन को बनाए रखने के लिए आपको पैसे का समझदारी से उपयोग करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि सफलता स्थायी नहीं है। जीवन में हार और असफलताएं भी आएंगी। पिछले सफलताएं भविष्य की गारंटी नहीं देती हैं। अब वॉरेन बफेट की कहानी पर वापस आते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 वर्षों तक अपने धन को कैसे बनाए रखा। उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक अपने पैसे का निवेश किया और उसे कंपाउंड होने दिया। 89 साल की उम्र में उनके पास 84.5 बिलियन की संपत्ति थी। वॉरेन को निवेश करना आता है। वह जानते हैं कि कौन सी कंपनियां सबसे अच्छी हैं, कौन से स्टॉक सबसे सस्ते हैं और कौन से मैनेजर सबसे प्रभावी हैं। इस ज्ञान ने उन्हें धनवान बनाया, लेकिन उन्होंने अपने धन को बनाए रखा क्योंकि उन्होंने प्रलोभनों का विरोध किया। उन्होंने 14 मंदियों का सामना किया, बिना घबराहट में अपने स्टॉक्स बेचे। उन्होंने कभी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाया। उन्होंने खुद को एक रणनीति, एक राय या एक ट्रेंड तक सीमित नहीं किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 65 साल की उम्र के बाद भी उन्होंने अपने निवेश को कंपाउंड होने दिया। पैसे की मनोविज्ञान की इस यात्रा में हमने धन और मानव व्यवहार के बीच जटिल संबंधों को उजागर करने वाली आकर्षक कहानियों का पता लगाया। आपने उस युवा टेक जीनियस के बारे में सुना जिसने 1000 के सोने के सिक्कों को समुद्र में फेंक दिया, जो धन की अस्थायी प्रकृति को दर्शाता है। फिर रोनाल्ड रीड की कहानी थी, एक सफाई कर्मी जिसने 8 मिलियन का दान किया, यह दिखाते हुए कि समझदारी से किए गए लंबे समय के निवेश के माध्यम से धन कैसे जमा होता है। हमने रिचर्ड फोने की कहानी में देखा कि कैसे 2008 के वित्तीय संकट ने उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया, यह याद दिलाते हुए कि बाजार की स्थितियों के साथ धन की अनिश्चितता जुड़ी होती है। रजत गुप्ता की कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे $100 मिलियन के बावजूद अरबपति बनने की लालसा ने उन्हें फंसा लिया। जैसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मनस्की की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि वित्तीय निर्णयों के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। अंत में वॉरेन बफेट ने हमें वित्तीय बुद्धिमत्ता का उदाहरण दिया, जिसमें धैर्य और कंपाउंडिंग का महत्व था, जिसने दशकों में उनके धन को न केवल संरक्षित किया बल्कि इसे बढ़ाया भी। इनमें से कौन सी कहानी आपके साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित होती है? कौन सी मूल्य आप अपने वित्तीय यात्रा में बनाए रखना चाहते हैं? इस बुक को समाप्त करते समय याद रखें कि सच्चा धन केवल धन संग्रह करना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को पोषित करना है जो इस धन को जीवन भर सुरक्षित और बढ़ावा देते हैं। यह प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, परिवार, प्रेम और खुशी के बारे में है। ऐसे खजाने जो पैसे नहीं खरीद सकते, लेकिन निश्चित रूप से इन्हें संरक्षित करने में मदद कर सकते हैं। जीवन ऊंचाइयों और नीचाइयों का चक्र है
और इसे समझने से हमें अपने भाग्य को विनम्रता और दूरदर्शिता के साथ प्रबंधित करने की शक्ति मिलती है। समझदार बने, अपने प्रियजनों को संजोएं और याद रखें कि सबसे बड़ी संपत्ति एक अच्छी तरह से जिया गया जीवन है, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण लोगों से समृद्ध है। इस समरी को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं यश ये आशा करता हूं कि मैंने इसमें आपको धन के मानव व्यवहार और निर्णय निर्माण के जटिल तरीकों को समझाने में समृद्ध हुआ। यदि ये जानकारियां आपके साथ प्रतिध्वनित हुई हैं, तो कृपया इस समरी को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इन वैल्यूएबल लेसन्स को खोज सकें। हमारे बुक पार्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।